हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी मिनटों में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड 8 का सिलेबस, जो कि हमारी फर्स्ट पोएम है 1.1 बी द बेस्ट। तो अभी से लेकर हम लास्ट चैप्टर तक पूरा 8 स्टैंडर्ड का इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बी द बेस्ट यानी बेस्ट बनो, सबसे बेहतर बनो। बी द बेस्ट इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली बट बी। देखिए, पाइन का मतलब होता है ये एक टाइप का पेड़ होता है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ऊंचा होता है। तो जो राइटर है, जो पोएट है, वो हमसे कह रहे हैं कि अगर तुम एक ऊंचा पाइन का दरख्त नहीं बन सकते, कहाँ पर? टॉप ऑफ द हिल यानी पहाड़ की चोटी पर अगर तुम एक पाइन नहीं बन सकते, बी अ स्क्रब इन द वैली बट बी, तो क्या करो? पहाड़ पर ही एक स्क्रब बन जाओ। स्क्रब यानी एक छोटा दरख्त, एक छोटा पेड़। ओके, कि अगर तुम एक बड़ा दरख्त नहीं बन सकते तो तुम एक छोटा सा पौधा बन जाओ, लेकिन बनो द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील। लेकिन जो भी तुम बन रहे हो, अगर तुम पाइन नहीं बन सकते तो तुम स्क्रब बन गए, लेकिन जो स्क्रब तुम बने हो, तुम सबसे बेहतरीन स्क्रब बनने चाहिए। कौन सा स्क्रब? जो हमेशा नदी के किनारे मौजूद होता है। रील यानी नदी। बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री, और अगर तुम पेड़ भी नहीं बन सकते तो एटलीस्ट तुम एक बुश बन जाओ। ओके, यानी तुम एक छोटा सा पौधा बन जाओ। तो राइटर, जो पोएट है, वो हमसे ये कह रहे हैं कि तुम अगर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते तो तुम कुछ तो अचीव करो, मगर वो तुम ऐसा अचीव करो, उसमें ऐसी महारत हासिल करो कि तुमसे ज़्यादा बेस्ट कोई भी नहीं हो सकता। इसीलिए इस पोएम का नाम है बी द बेस्ट, यानी बेस्ट बनो। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। इफ यू कांट बी अ बुश बी अ बिट ऑफ द ग्रास, अगर तुम एक बुश भी नहीं बन सकते। बच्चों, बुश यानी जो छोटे मोटे झाड़ होते हैं, जो हम यूजुअली देखते हैं फॉरेस्ट में, तो उसे कहते हैं बुश। तो पोएट कह रहे हैं कि अगर तुम वो भी नहीं बन सकते तो तुम घास ही बन जाओ। एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक, लेकिन कैसी घास? ऐसी घास बनो कि जो हाईवे के किनारे उगती है, जो हाईवे के आसपास उगती है, जिसे लोग देखकर खुश होते हैं, वैसी घास बनो, बेस्ट वाली। इफ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बेस। मस्की यानी एक बड़ी मछली। ओके, ये एक फिश का नाम है। मस्की और बेस, जो मस्की होती है वो बड़ी फिश होती है, लार्ज फिश होती है, और वही जो बेस होती है वो स्मॉल फिश है। तो पोएट कह रहे हैं कि अगर तुम मस्की नहीं बन सकते तो तुम बेस बन जाओ। बट द लाइवलीस्ट बेस इन द लेक, लेकिन ऐसा बेस बनो, ऐसी मच्छी बनो कि जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है अपने लेक में। वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी क्रू। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं पोएट के, ज़रूरी नहीं कि हम सब कैप्टन ही बने। वी हैव गॉट टू बी क्रू। क्रू यानी ऐसे लोग जो हेल्प करने में काम आते हैं, यानी जो टीम का हिस्सा होते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ही कैप्टन बने, हमें कभी कभार क्रू भी पढ़ना पड़ता है। क्रू यानी जो कैप्टन की टीम होती है, जो कैप्टन का कहना मानती है, उसे कहते हैं क्रू। तो ये कह रहे हैं पोएट कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा कैप्टन ही बने, हमें क्रू भी बनना पड़ता है। देयर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, लेकिन यहाँ हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। देयर इज़ बिग वर्क टू डू एंड देयर इज़ लेसर टू डू, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े काम भी है करने के लिए और बहुत छोटे छोटे भी। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज़ द नियर, लेकिन तुम बड़े काम करो या फिर छोटे, तुम जो भी काम करो उसे पूरे दिल से करो। इफ़ यू कांट बी अ हाईवे, अगर तुम हाईवे नहीं बन सकते, देन जस्ट बी अ ट्रेल। यानी अब जो पोएट है वो अपने हमें समझाने के लिए एक सड़क को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर तुम हाईवे नहीं बन सकते तो तुम ट्रेल बन जाओ। ट्रेल यानी एक पतली सी जो गली होती है, ओके, वो बन जाओ।
इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार। अब वो सितारों में और सूरज में कंपेयर कर रहे हैं कि अगर तुम सूरज नहीं बन सकते तो एटलीस्ट कम अज कम एक सितारा ही बन जाओ। इट इज़ नॉट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल। वो अब कह रहे हैं कि ये साइज पे डिपेंड नहीं करता, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि क्या चीज़ बड़ी है और क्या चीज़ छोटी, इससे कोई जीत या हार का फैसला नहीं होता। बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर। वो कह रहे हैं कि तुम जो भी हो, जो भी, तुम अपना बेस्ट वर्जन बनो, कि तुमसे बेहतरीन उस चीज़ में और कोई नहीं होना चाहिए। और इसके पोएट हैं डोगलास मैलक। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पोएम अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको हमारे एक्सप्लेनेशन कैसे लगते हैं, आपको पोएम्स कैसी लगती है, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के चैप्टर की तरफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। एंड्रोकिल्स एंड द लायन। ये चैप्टर में एक लायन और एक पर्सन की कहानी है जिसका नाम है एंड्रोकिल्स। Long, long ago, there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles. बहुत बहुत समय पहले एक बार कौन रहता था? एक बहुत ही काइंड, एक बहुत जेंटल यानी नरम मिजाज और बहुत ही जेंटल कॉर्टियस मैन यानी बहुत पोलाइट, ओके, जिसके जो लहजे में, जिसकी जो नेचर में नरमी हो, एक ऐसा शख्स रहता था, उसका नाम था एंड्रोकल्स। बट ही हैड अ वेरी क्रूअल मास्टर। लेकिन जो उसका मालिक था, वो उसका मालिक कैसा था? बड़ा ही क्रूअल यानी बड़ा ही बेरहम था, वो अच्छा इंसान नहीं था। इन दोज डेज किंग्स, नोबल्स एंड अदर वेल्दी मैन यूज्ड पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स। देखिए बच्चों, स्लेव्स यानी होता है नौकर, गुलाम। तो ये उस ज़माने की बात है जब जो किंग्स है, जो नोबल्स, नोबल्स यानी रईसज़ादे, और बड़े ही अमीर लोग क्या करते थे, जो गरीब लोग होते थे ना, उनको अपना बंदी बना लेते थे, नौकर बना लेते थे। तो ये उस ज़माने की बात है। एंड्रोकल्स वॉज अ स्लेव। तो एंड्रोकल क्या था? एक गुलाम था। द स्लेव्स वेर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स। अब जो गुलाम होता था उनको अपने मास्टर का काम करना ही पड़ता था। दे हैड टू डू वॉट देयर मास्टर्स टोल्ड देम। उन्हें वो करना पड़ता था जो कि उनके मालिक ने कहा है। दे हैड नो फ्रीडम नो राइट्स। उनके उनके पास कोई आज़ादी नहीं थी, कोई हक नहीं था। इवन व्हेन दे वर अनहैप्पी विद देयर मास्टर। अगर कभी ऐसा होता कि वो अपने मालिक से खुश नहीं है, दे कुड नॉट लीव हिम। तो फिर भी इसके बावजूद वो अपने मालिक को छोड़ नहीं सकते। सिर्फ मालिक को ये राइट होता है कि वो अपने गुलाम को आज़ाद कर सके, लेकिन गुलाम को ये राइट नहीं होता कि वो अपने मालिक को छोड़ के जा सके या उसका हुक्म ना माने। दे वेर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर। देखिए, बाउंड बाय लॉ यानी जो नियम है, नियम के वजह से बंधा हुआ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसकी वजह से जो एंड्रोकल्स है वो अपने मास्टर को ओबे कर रहा था, क्योंकि उस ज़माने के ये नियम होते थे। हाउ एवर विकेट ही माइट बी। चाहे उनका मास्टर कितना भी बुरा हो, बट फिर भी कुछ नियम ऐसे थे कि जो गुलाम था वो अपने मालिक को छोड़कर नहीं जा सकता। एंड्रोकल्स डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विकेट मास्टर। तो जो एंड्रोकल्स था उसको अपना जो उसका मास्टर था वो बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसका मास्टर कैसा था? विकेट, बहुत बुरा, और हार्टलेस यानी बेदिल इंसान। हिज मास्टर starved his slaves and often whipped them। starve यानी भूखा रखना, whipped यानी पीटना, मारना। तो क्यों वो बुरा इंसान था? फ्रेंड्स, एंड्रोकल्स का जो मालिक था वो कैसा था? अपने गुलामों को, अपने स्लेव्स को भूखा रखता और कभी कभी तो उन्हें मारता पीटता। एंड्रोकल्स फेल्ट दैट इवन डेथ वॉज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर। एंड्रोकल्स को ऐसा महसूस होता था कि ऐसे मालिक के यहाँ काम करने से अच्छा तो है कि मैं मर जाऊँ। ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। और वो हमेशा इसी तलाश में रहता कि किस तरीके से वो
भाग सके, उसे कोई मौका मिले और वो उस मास्टर को छोड़कर चला जाए। एट द फर्स्ट चांस ही गॉट, और पहला ही मौका उसे मिला, ही एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूअल मास्टर। क्लचेस यानी हम कहेंगे शिकंजा, ओके, यानी जो उसकी पकड़ थी, उसके जो मास्टर की पकड़ से जो एंड्रोकिल था वो पहला चांस मिलते ही भाग गया। नाउ अब ऑल दो एंड्रोकिल्स हैड रन अवे, अब तो एंड्रोकिल भाग गया। ही वॉज नॉट अ कवर्ड, वो कैसा था, डरपोक नहीं था। कवर्ड मीन्स डरपोक। ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट, अपने मालिक से दूर भागने के बाद वो जंगल में चला गया रहने। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट दैट रोम द फॉरेस्ट, उसे जानवरों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, जंगली जानवरों से। ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड, जबकि उसके सर पे कोई छत भी नहीं थी, फिर भी एंड्रोकल्स को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। दैट ही वॉज फ्री एज अ बर्ड टू गो वेर एवर ही विश्ड, क्यों, क्योंकि उसे अपने मालिक से आज़ादी मिल गई थी। एंड्रोकल इस बात के लिए खुश था कि अब मैं अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहूँ जा सकता हूँ, बिल्कुल उस परिंदे की तरह जो कि आज़ाद होता है। फ्ली यानी रन अवे, भागना। वन डे एज ही वॉज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, एक दिन जब एंड्रोकल ऐसे ही जंगल में घूम रहा था, ही सडनली केम फेस टू फेस विद द लायन, अचानक से उसका सामना एक शेर से हुआ। हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली, उसका पहला रिएक्शन क्या था कि वो घूम कर भाग जाए। बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम, लेकिन उसने ये देखा कि जब लायन ने उसे देखा तो लायन ने बिल्कुल भी हरकत नहीं की। लायन अपनी प्लेस पर वैसे ही बैठा रहा। इट नाइदर ग्रोल्ड, ग्रोल्ड यानी चिल्लाना, नॉट रोड, रोड यानी दहाड़ना। तो वो जो शेर था, वो लायन था, ना ही उसने चिल्लाया ना ही उसने दहाड़ लगाई। इन फैक्ट इट लुक्ड एट हिम पीटियसली एज इफ इट वॉज इन ग्रेट पेन, जबकि ऐसा लग रहा था कि जो लायन है वो बहुत दुख में है। ओके, पीटियसली वर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स बेचारापन, मतलब किसी को ऐसी नज़र से देखना कि सामने वाला हमारी हेल्प कर दे या हमें उसकी हेल्प चाहिए हो, तो ऐसी जो नज़रें होती है कि हम किसी से अपनी हेल्प मांगते हैं, तो वो उसे कहते हैं पीटियस लुक, एक बेचारेपन का, एक लाचार लुक को कहते हैं पीटियसनेस। ओके, तो जो लायन था वो उसको बिल्कुल एकदम पीटियसली देख रहा था। एंड्रोकिल्स पॉज्ड, और ये देखकर, उसका बेचारगी देखकर एंड्रोकिल्स वहीं पर रुक गया। देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली टुवर्ड्स द लायन, स्टेप बाय स्टेप। अब एंड्रोकिल्स क्या करने लगा, बड़े ही ध्यान से, कॉशियसली यानी बड़े ध्यान से, कदम पे कदम रखकर लायन की तरफ जाने लगा। द लायन मोन्ड एंड विम्पर्ड, लायन क्या करने लगा, दर्द से दर्द वाली आवाज़ें निकालने लगा, और क्या करने लगा, विम्पर्ड यानी रोने लगा। प्लीज़ हेल्प मी, और कहा मेरी मदद करो। इट्स आई सीम टू से, ऐसा कौन कह रहा था, जो लायन है उसकी आंखें। वैन एंड्रोकेल्स ड्रीव नियर, जब एंड्रोकेल लायन के करीब गया, द लायन लोवर्ड इट्स हेड एंड बिगेन टू लिक इट्स पाव। पाव यानी जो शेर के जो हाथ होते हैं, ओके, हाथ जो उसके पंजे होते हैं, वो, और जो लिक यानी चाटना। तो जैसे ही एंड्रोकेल्स लायन के करीब गया, वो क्या देखता है कि लायन अपना सर झुका लेता है और अपनी जबान से अपने पंजों को चाटने लगता है। देन एंड्रोकेल सॉ दैट द लायंस पाव वॉज बाउंडेड, अब इसके बाद एंड्रोकेल्स ये देखता है कि जो लायन है उसका जो पंजा है वो जख्मी हो चुका है। सोर एंड स्वेलन, कैसा हो चुका है, पूरा जख्मी हो गया है, सूज चुका है। ऑन अ क्लोजर लुक, और करीब से देखने पर, एंड्रोकल्स नोटिस दैट अ बिग थॉर्न हैड पियर्स्ड वन ऑफ द लायंस टोज, जो लायंस के टोज होते हैं, जो उसके पैर की उंगलियां होती है, उसके अंदर एक बड़ा सा कांटा चुभ चुका है। थॉर्न यानी कांटा। सो दिस इज द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, थॉट एंड्रोकल्स, अब ये देखकर एंड्रोकल्स समझ गया कि यही वजह है जिसके कारण जो लायन है वो बहुत उदास है। Summoning up all the courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw.
समनिंग अप यानी जमा करना, करेज यानी हिम्मत। तो अपनी पूरी हिम्मत जुटाने के बाद एंड्रोकेल्स ने क्या किया, स्ट्रेच किया यानी फैलाया अपना हाथ धीरे से, कहाँ पर, शेर के पंजे पर। He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. अब एंड्रोकस डर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैंने जो लायन है उसके पंजों को छुआ तो शायद लायन मुझ पर हमला कर दे। बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन। लेकिन जो लायन है वो समझ गया था कि एंड्रोकेल एक अच्छा इंसान है और वो उसकी मदद करना चाहता है। गुड इंटेंशन यानी अच्छे इरादे। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। एंड्रोकेल्स टुक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड। अब एंड्रोकेल्स ने क्या किया, शेर के पंजे को अपने उल्टे हाथ में लिया। डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थॉर्न, और बहुत महारत के साथ, डेफ्टली यानी बहुत स्किलफुली, क्विकली, फटाक से उसने क्या किया, उस कांटे को उसके पैर में से निकाल लिया। देन टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग, और क्या किया एंड्रोकेल्स ने, कांटा निकालने के बाद एंड्रोकेल्स ने खुद के ही कपड़े को फाड़ा। द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पाव, और क्या किया, उसके जो लायन का जख्म था उस पर वो कपड़ा बांध दिया। टू हिज सरप्राइज एंड वंडर द लायन देन लिंक्ड हिज आर्म। अब जो ये हैरत हुई किससे, एंड्रोकस को, कि जब उसने ये सब किया लायन के साथ, तब लायन ने क्या किया, लिफ्ट किया प्यार से एंड्रोकेल्स के बाजू को, एज इफ टू शो ग्रेटिट्यूड, उसे मोहब्बत दिखाने के लिए। और एंड्रोकेल्स ये सब देख के हैरान रह गया। एंड्रोकेल्स रिमेन्ड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन। एंड्रोकेल्स उस लायन के साथ तब तक रहा जब तक वो लायन ठीक तरीके से नहीं चल सकता। He would hunt in the forest and share his food with the helpless bees. अब एंड्रोकस क्या करता, खुद ही जंगल में शिकार करता और वो खाना खुद भी खाता और उस बेचारे लायन को भी खिलाता। एवरी डे, हर दिन, ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वाउंड, और एंड्रोकल्स क्या करता, हर दिन उस लायन का जो जख्म है उसे क्लीन करता और उसे ड्रेसिंग देता। ड्रेसिंग देना यानी उसकी पट्टी वगैरह करता। सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट, अब जल्द ही लायन ठीक हो गया। मैनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोकल्स वेर एवर ही वेंट, और वो एंड्रोकल्स के साथ ही जाने लगा। In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had ran away. और इसी दौरान क्या हुआ, जो एंड्रोकल्स का खराब मास्टर था, जो उसका मालिक था, उसने पुलिस स्टेशन या फिर कोई भी अथॉरिटी में कंप्लेंट दर्ज की कि जो मेरा गुलाम एंड्रोकेल है वो भाग गया। सोल्जर्स वेर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रोकल्स। अब सैनिक अपने काम पर निकल गए कि वो एंड्रोकल्स को पकड़ लेंगे, कैप्चर करना यानी पकड़ लेना। दे सर्च फॉर हिम हाई एंड लो बट कुड नॉट फाइंड हिम। वो लोगों ने एंड्रोकल्स को बहुत ढूंढा मगर एंड्रोकल्स नहीं मिला। एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेट एंड्रोकल्स लीव, और आखिरकार वो लोग जंगल आ गए जहाँ पर एंड्रोकल्स रहता था। इट सो हैपेंड that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. अब वो क्या हुआ कि जो लायन था वो एक अपनी जो गुफा थी उसके किनारे रेस्ट कर रहा था और एंड्रोकल्स को अकेले ही जाना पड़ा। बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स। लेकिन जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, उस लायन को भी अपने साथ ले लिया क्योंकि वो एंड्रोकल्स के नज़दीक ही बैठा था। ओके, द सोल्जर्स टुक दैम बैक टू द सिटी, और सोल्जर्स ने क्या किया, उन दोनों को शहर ले आए। दे पुट एंड्रोकल्स इन चेन्स इन अ प्रिजन, द लायन वॉज केज। उन्होंने एंड्रोकल्स को प्रिजन यानी जेल में बंद कर दिया और चेन यानी जंजीरों से बांधकर जेल में बंद किया और लायन को पिंजरे में डाल दिया। इन दोज डेज पीपल हु वर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ अ सीरियस क्राइम, उस ज़माने में क्या होता था, जो लोगों की गलती बड़ी होती थी, ओके, जिन लोग ने सीरियस क्राइम किया होता है तो उन लोगों की सज़ा ऐसी होती थी, वेर फेड टू द वाइल्ड बीस्ट, उनको जो जंगली जानवर है उनका खाना बना दिया जाता था। जैसे अगर उस वक्त के जो मुजरिम थे उनको सज़ा देने के लिए
क्या करते थे, कोई भी जंगली जानवर को उनके साथ छोड़ देते थे। अब वो जंगली जानवर उनको खा लेता था। तो ये उस वक़्त की सज़ा थी। एज़ पनिशमेंट, रनिंग अवे फ्रॉम वन्स मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम। और उस वक्त अपने मालिक को छोड़कर भाग जाना ये बहुत सीरियस क्राइम था, एक बड़ा जुर्म था। देयर फॉर एंड्रोकल्स टू वॉज टू बी थ्रोन इन द वाइल्ड बीस्ट। और हर किसी की तरह एंड्रोकल्स को भी वही सज़ा मिली कि उसे एक जंगली जानवर का खाना बना दिया जाएगा। On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place। और जिस दिन उसकी सज़ा मिलनी थी एंड्रोकल्स को, जो दिन मुकर्रर किया गया था, उस दिन राजा यानी एम्परर अब हमारे मतलब सर्कस में आए और अपनी जगह पर बैठ गए। द क्राउड cheered लाउडली। क्राउड्स यानी भीड़, जो भीड़ थी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। द ट्रम्पेटर्स ब्लू द ट्रम्पेट। ट्रम्पेट क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम म्यूज़िक बजाते हैं, और ट्रम्पेट को बजाने वाले लोग को कहते हैं ट्रम्पेटर्स। बच्चों, आप इमेजिन करिए कि वो कैसा माहौल होगा कि पूरा सर्कस जैसा माहौल था, एक बड़ा सा ग्राउंड था, उसमें अभी राजा भी आके बैठे हैं, ट्रम्पेटर्स ट्रम्पेट बजा रहे हैं और लोग चिल्ला रहे हैं। अब उसमें एक भूखा जानवर आएगा और एक इंसान को सज़ा मिलेगी। तो ये सब आप इमेजिन करिए कि किस तरीके से मंज़र वहाँ पर बन रहा है। एंड एंड्रोकल्स वॉज ब्रॉड इन टू द एरिना। अब क्या हुआ, सबके आने के बाद एंड्रोकल्स को लाया गया कहाँ पर? एरिना में। एरिना उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड होता है और उसके आसपास काफ़ी सारी सीट्स होती है। ओके, और ये अक्सर हमें कोई पब्लिक इवेंट वगैरह में देखने मिलता है। तो एरिना उस एरिया को कहते हैं। हिज चेन्स वेर अनबाउंड। अब एंड्रोकल्स की चेन को क्या किया गया? खोल दिया गया। ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड। ओके, जो एंड्रोकल्स है वो अपने आप को कैसा महसूस करने लगा? कमज़ोर और उदास। डिसमेड यानी उदास। ही वॉज सर्टेन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। और उसे ऐसा लगने लगा कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। एट द अपोजिट एंड, और वही दूसरी तरफ, अ गेट वॉज रेज्ड, एक गेट खुला। एंड अ फेरोशियस लायन वॉज रिलीज्ड, और एक बड़ा खतरनाक भयंकर शेर वहाँ से आज़ाद हुआ, वहाँ से छूटा। इनटू द एरिना, और वही सेम एरिना में जिसमें हमारा जो एंड्रोकल था वो खड़ा था। इट हैड बीन कैप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फेरोशियस। फेरोशियस यानी खतरनाक। उस शेर को और खतरनाक बनाने के लिए उस शेर को भूखा रखा गया था। एंड्रोकल्स वॉज फिल्ड विथ फियर। एंड्रोकल्स बहुत डर गया। बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं मारी और डर को काबू करते रहा। द लायन सॉ एंड्रोकल्स एंड रश टूवर्ड्स हिम। लायन ने एंड्रोकल्स को देखा और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। बाउंडिंग एंड रोरिंग, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, दहाड़ते हुए। बट सडनली इट स्टॉप इन इट्स ट्रैक। लेकिन अचानक जो शेर था वो अपने रास्ते में ही रुक गया। देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड, और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ऑल इट्स रेक सीम टू हैव मेल्टेड। अब जो उसका सारा गुस्सा था शेर का वो बिल्कुल पिघल गया। एंड्रोकल सॉ दिस टू, ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज द अदर। और एंड्रोकल भी जब उस शेर को देखा तब दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया कि अरे वो तो एक दूसरे के दोस्त हैं। To everyone's amazement, the lion bounded towards Androcles again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि एंड्रोकस और लायन के बीच में तो एक बाउंड है। ओके, उनका तो ऑलरेडी एक रिश्ता है। और लोगों की हैरानी तब बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि जो लायन है वो एंड्रोकस के पास जाकर उसको पर और रब कर रहा है, यानी अपना सर, यानी अपनी उसकी जो नाक है, उसकी जो नोज़ है वो उससे रब कर रहा है एंड्रोकेल्स को। एंड्रोकेल्स हग द लायन। एंड्रोकेल्स ने लायन को गले लगाया। ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय, और वो रोने लगा खुशी के आंसू से। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्पायर वॉच दिस टेंडर साइट इन ग्रेट वंडर। सब लोग इस मंजर को एक अजूबे समझकर देख रहे थे कि ये क्या देखने मिल रहा है। एक इंसान और एक शेर दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं।
पीपल बिगेन टू चीयर एंड्रोकल्स एंड आस्क फॉर हिज रिलीज। अब लोग क्या करने लगे, एंड्रोकल्स का नाम पुकारने लगे, चीयर्स करने लगे। और द एम्पायर आस्क एंड्रोकल्स टू एक्सप्लेन द लायन स्ट्रगल बिहेवियर, और ये कहने लगे कि तुम इस बारे में बताओ। अब जो राजा था उसने भी ये कहा कि जो तुम्हारा और इस शेर का जो अजीब सा ताल्लुक है, इसके बारे में हमें कुछ बताओ। When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude. जब राजा ने पूरी कहानी सुनी तब उसका दिल भी पिघल गया, और वो ये देख के हैरान हो गया कि जो फ्रेंडशिप है बिटवीन मैन एंड बीस्ट, यानी एक जानवर और इंसान के बीच की दोस्ती को देखकर वो भी हैरान रह गया। ही ऑर्डर्ड, उसने ये हुक्म दिया, दैट एंड्रोकस शुड बी सेट फ्री, एंड्रोकल को आज़ाद कर दिया जाए। ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव, अब वो मज़ीद यानी और ज़्यादा गुलामी नहीं करेगा। When the emperor asked Androcles what other reward he would like, जब राजा ने पूछा कि एंड्रोकस इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए, एंड्रोकस replied that he did not want anything for himself. एंड्रोकल ने कहा कि नहीं, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। बट ही वॉन्टेड द लायन टू बी सेट फ्री टू, लेकिन वो चाहता है कि ये जो लायन आपने कैद किया है, ये जो शेर है, इसे भी आप आज़ाद कर दीजिए। द ट्रू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लिव अ फ्री लाइफ। अब ये शेर और एंड्रोकल ये दोनों कहाँ चले गए, वापस से जंगल में, ताकि वो अपनी ज़िंदगी सुकून से आज़ादी के साथ गुजार सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी, एंड्रोकल्स एंड द लायन। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आपको हमारा एक्सप्लेनेशन और हमारी वीडियोस कैसी लगती है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1.3, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। देखिए इसके नाम से ही हमें क्या समझ आ रहा है कि जो दरख्त है, पोइट कह रहा है कि जो ट्रीज है वो सबसे काइंडेस्ट चीज़ है जो मैंने अब तक जानी है। काइंडेस्ट यानी दयालु चीज़ें, इंसानियत वाली चीज़ें, ओके। एक ऐसी चीज़ जिसका बर्ताव किसी दूसरे के प्रति बहुत अच्छा हो, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं काइंडनेस वाली हैबिट, ओके। तो जो पोएट है वो कह रहा है कि मैंने सबसे ज़्यादा अगर किसी को काइंड जाना है, अगर मैंने किसी को बहुत दयालु या बहुत अच्छे व्यवहार वाला जाना है, तो वो है ट्रीज़, झाड़। तो इस पोएम में हमें ट्रीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारी नॉलेज दी गई है, मतलब कि ट्रीज़ की अहमियत बताई गई है और बताया गया है कि उनकी काइंडनेस कितनी ज़्यादा है। तो लेट्स स्टार्ट। Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. ट्री बहुत दयालु है, ट्री का जो बिहेवियर है वो बहुत काइंड है। क्यों? क्योंकि वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। हार्म यानी नुकसान। दे सिंपली ग्रो, वो सिर्फ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, वो सिर्फ बढ़ते हैं, ना कि वो कभी किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज। स्प्रेड यानी फैलाना, शेड यानी छाव, ओके। स्लीपी काउज यानी जो हमारी कैटल्स होती है वो थोड़ी स्लीपी होती है, तो वो कह रहे हैं कि जब ये सो जाते हैं तब जो ट्रीज़ है वो क्या करते हैं, इन्हें साया प्रोवाइड कराते हैं, इन्हें साया देते हैं। एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बोज। बाउज यानी टहनी, ब्रांचेस, जो एक झाड़ की ब्रांचेस होती है उस पर क्या जमा होते हैं, बर्ड्स, ओके। क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स जो है वो ट्रीज़ पर रहते हैं, वो उनका घर होता है। तो जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि जो ट्री है वो तो काऊ को भी एक शेड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको साया दे रहे हैं, और तो और बर्ड्स को भी वो घर दे रहे हैं। दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबव, और वो क्या दे रहे हैं हमको, पत्ते तो दे ही रहे हैं और तो और फ्रूट्स भी दे रहे हैं। एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस ऑफ, और क्या मिलता है हमें ट्री से, लकड़ियाँ, ताकि हम अपना घर बना सकें। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन। हैलोवीन स्टूडेंट्स एक फेस्टिवल होता है जो कि बाहर की कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में मनाया जाता है। तो इसमें लीव्स बर्न करते हैं लोग,
बर्न करना यानी जलाना, ओके। तो जो लीव्स है वो हमें कहाँ से मिलती है? ट्री से। देखिए ट्री हमें कितनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, वुड्स हो गए, शेल्टर हो गए, ओके, और भी बहुत कुछ देते हैं वो। तो वो कह रहे हैं पोएट के हमें जो पत्ते मिलते हैं हेलोवीन के वक्त जलाने के लिए वो भी हमें ट्रीज देते हैं। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, और जब स्प्रिंग का मौसम आता है यानी जब सर्दियाँ ख़त्म होती है और गर्मियाँ शुरू होती है, तब जो स्प्रिंग का मौसम आता है, तब जो ट्रीज़ है वो हमें क्या देते हैं? नई नई कलियाँ देते हैं, नए नए फ्लावर्स। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगेन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। अब जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जैसे ही सुबह की किरणें निकलती है, जब सुबह का सूरज निकलता है तो जो रोशनी की किरणें होती है, तो उनको सबसे पहले जो छूने वाली चीज़ है वो है पेड़, वो है ट्रीज। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा होगा। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू द नाइट। अब पोएट कह रहा है कि यही है जो आखिर तक रोशनी को थामे रखते हैं। कब? जब शाम से रात ढलती है, ओके, जब शाम ढलती है रात में, तब ट्रीज ही है वो जो आखिर तक लाइट को थामे रहते हैं। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, और जब आसमान पर चांद क्या कहे जब आसमान पर चांद छा जाता है, दे हम अ ड्रोसी लुलाबाय, तब ट्रीज क्या करते हैं? ट्रीज एक लुलाबाय यानी लोरी, ड्रोसी यानी स्लीपी, लुलाबाय यानी लोरी, ड्राउसी यानी स्लीपी, ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो, तब ट्रीज क्या करते हैं? एक लोरी सुनाने लगते हैं। जब रात हो जाती है, जब आसमान पर जो चांद है वो छा जाता है, तब जो ट्रीज है हमें वो लोरी सुनाते हैं ताकि हम सब सो जाएं। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। तो ये थी हमारी पोयम आज की, बहुत अच्छी थी। तो इसके पोएट है हैरी बेन। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी पोयम में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.4 मिस स्लिपरी। तो चलते हैं आज हम 1.4 पर। मिस स्लिपरी, ओके। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो यहाँ पर हाईलाइट है मैं उसे रीड करती हूँ। गिवन बिलो आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टोरी ऑफ अ लोनली गर्ल। नीचे यानी जो दिया गया है, जो पूरी स्टोरी दी गई है, वो स्टोरी कहाँ से ली गई है, यानी वो स्टोरी किस बारे में है? एक लोनली गर्ल की, एक अकेली, एक तन्हा लड़की की, हु इज टीज बाय क्लासमेट्स इन स्कूल, जिसको चिढ़ाया जाता था उसके स्कूल में। उसके क्लासमेट्स क्या करते थे? उसे चिढ़ाते थे। बिकॉज शी इज़ अपसेट, क्यों? क्योंकि वो हमेशा दुखी रहती। एंड अननर्व्ड ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स एट होम, और हमेशा घबराई हुई रहती क्योंकि उसके कुछ घरेलू मसले थे, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से वो लोनली गर्ल हमेशा कैसी रहती? घबराई सी रहती, हमेशा दुखी रहती। शी इज़ अनेबल टू डू एनी टास्क वेल, और वो अपना कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर सकती, वो अपना कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाती थी। द स्टोरी टेल्स अस वॉट हैपन्स नेक्स्ट। तो अब हम वो स्टोरी में देखेंगे कि आगे क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 1। आई गॉट रेडी एंड वेंट टू स्कूल। वो जो बच्ची है वो खुद अपने वर्ड्स में कह रही है, ओके, कि मैं तैयार हुई और फिर स्कूल गई। In the first period, our class teacher, who taught us English, told us to take our composition notebooks. तो पहले पीरियड में क्या हुआ? हमारे जो क्लास टीचर थी जो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, उन्होंने हमें कहा कि तुम अपनी कॉम्पोजिशन नोटबुक्स निकालो। आई टुक आउट द मैथमेटिक्स नोटबुक बाय मिस्टेक, लेकिन मैंने मैथ्स की नोटबुक निकाल दी बाय मिस्टेक, गलती से। I replaced it quickly, but the teacher perhaps had kept her gaze fixed on me.
अब क्या हुआ, जो गर्ल थी उसने क्या किया, फटाक से जल्दी से अपनी देखा कि अरे मैंने तो मैथ्स की निकाल दी, बट उसने जल्दी से ही मैथ्स की बुक को रिप्लेस कर दिया इंग्लिश की बुक से। लेकिन जो टीचर थी, टीचर ने उसे देख लिया था ऐसा करते हुए, तो टीचर ने उस पर एक गेज रखा, गेज यानी नज़र, उस पर अपनी नज़रें गड़ा ली, उसे अपनी नज़र में रख लिया। शी शाउटेड, उसने चिल्लाया, किसने, टीचर ने, टीचर ने आवाज़ लगाई, कम हियर विथ योर बुक साइली, तुम अपनी बुक के साथ यहाँ आओ साइली, यानी जिस गर्ल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है साइली। आई ओबेड हर बट हर एंग्री लुक्स मेड माई लेग्स ट्रेम्बल। साइली कह रही है कि मैंने टीचर की बात तो मानी, ओबेड यानी मानना, हुक्म मानना, मैंने उनकी बात तो मानी, लेकिन उनके गुस्से की वजह से मेरे जो पैर थे वो काँप रहे थे, ट्रेम्बल यानी लड़खड़ाना। एंड वेन आई रीच्ड हर चेयर द नोटबुक फेल ऑन हर फीट। और साइली कह रही है कि जैसे ही मैं उनकी कुर्सी की तरफ पहुंची तो मेरे हाथ से नोटबुक छूटकर उनके पैर पर गिर गई। सम गर्ल्स लाफ्ड लाउडली, कुछ लड़कियां बहुत जोर से हंसने लगी। द टीचर थॉट दैट आई हैड ड्रॉप्ड द नोटबुक ऑन पर्पस। तो टीचर को क्या लगा कि जो साइली है उसने जानबूझ करके टीचर के पैर पर नोटबुक गिराई है। शी स्टेड एट मी विथ एन ऑल डिवोरिंग लुक। अब टीचर जो थी वो साइली को कैसे देख रही थी, बहुत खतरनाक लुक से देख रही थी, बहुत खतरनाक नज़रों से देख रही थी। गो एंड स्टैंड नियर योर सीट, गो एंड स्टैंड नियर योर सीट, शी येल्ड, येल्ड यानी चिल्लाना, टीचर ने चिल्लाकर कहा जाओ और अपनी सीट के पास खड़े हो जाओ। आई केप्ट स्टैंडिंग, साइली कह रही है मैं खड़ी रही। पनिश्ड फॉर द होल पीरियड, पूरे पीरियड खड़ी रही क्योंकि मुझे पनिशमेंट मिली थी। द नेक्स्ट वॉज हिस्ट्री, द नेक्स्ट वॉज हिस्ट्री क्लास एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट था वो था हिस्ट्री का, और साइली कह रही है कि वो तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। द टीचर हैड आस्क्ड अस टू मेमोराइज द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। अब जो हिस्ट्री टीचर थी उसने क्या कहा था कि तुम याद कर लो कि जो बैटल यानी जो जंग हुई थी पानीपत की, तो उसके क्या क्या असरात थे और उस वो जंग क्यों हुई थी। ओके, तो टीचर ने हिस्ट्री के टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए दिया था। आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, और मैं बहुत ज़्यादा तैयार भी थी, मैंने बहुत तैयारी भी की थी और मैं रेडी थी बिल्कुल, और मैं बिल्कुल रेडी थी। शी बिगेन टेस्टिंग ऑल ऑफ अस, और मैम क्या करने लगी, हम सबका टेस्ट लेने लगी, वन बाय वन, एक एक करके। व्हेन माई टर्न केम आई वेंट ब्लैंक। बट साइली कह रही है कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन जैसे ही मेरी टर्न आई, जैसे ही मेरी बारी आई, मैं कोरी हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ओके, द टीचर गेव मी अ स्टर्न स्टेयर। तो उसी वक्त टीचर ने क्या किया, एक स्ट्रिक्ट नज़रों से साइली को देखा। वाइल आई स्टूड देयर स्टिफ स्टिल विथ माई हेड हैंगिंग डाउन इन शेम। जबकि साइली कह रही है कि मैं तो वहाँ चुपचाप बिल्कुल बुद्ध बनकर खड़ी थी। साइली कह रही है कि मैं बिल्कुल स्टैचू बनकर खड़ी थी, और अपना जो सर था, उसका जो हेड था, वो शर्म से उसने नीचे झुका लिया था। अब साइली अपने पेरेंट्स के बारे में बता रही है फ्रेंड्स। ममा एंड पापा कंटिन्यूड देयर नेवर एंडिंग टिप्स। देखो, साइली की ये कंडीशन क्यों थी, क्योंकि साइली के मम्मी डैडी हमेशा झगड़ा करते थे, टिप्स यानी आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, नेवर एंडिंग यानी कभी ना ख़त्म होने वाले। तो जो साइली के पेरेंट्स थे वो कैसे नेवर एंडिंग आर्ग्यूमेंट्स करते थे, हमेशा झगड़े करते थे। पापा यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस इट्स अनोयंस, अनोयंस यानी गुस्सा। तो पापा जो थे साइली के, वो एक भी मौका नहीं छोड़ते थे अपना गुस्सा दिखाने का। और जो साइली की मम्मा थी, मम्मा ऑन हर पार्ट did not allow any such occasion to slip without turning it into a vociferous quarrel। देखो, vociferous quarrel यानी एक बहुत बड़ा झगड़ा, ओके, एक बहुत तेज झगड़ा। क्वेरल यानी लड़ाई, झगड़ा। वॉसीफेरस यानी बहुत शोर वाला, जिसमें अ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लड़ाई, तो उसे हम कहते हैं वॉसीफेरस क्वेरल, आप समझ सकते हैं।
तो साइली ये कह रही है कि मेरे पापा कोई भी मौका नहीं छोड़ते गुस्सा करने का, और जो मेरी मम्मा है, वो भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती कि वो कब एक नॉर्मल सी बात को, एक छोटी-सी सिचुएशन को कब एक बड़े झगड़े में तब्दील कर दें। द क्वेरल वॉज बिटवीन द टू, और जो झगड़े रहते हैं वो इन दोनों के बीच में रहते हैं। बट द पनिशमेंट inevitably descended on a third one, लेकिन ये जो पनिशमेंट है, उसकी जो सज़ा है उन दोनों के झगड़े की, वो शायद से किसी तीसरे को मिल रही है। दैट इज़ मी एट स्कूल, और वो मैं हूँ स्कूल में। Wherever and whenever I heard raised voices, I felt as if mama and papa were quarreling. देखिए साइली की प्रॉब्लम को देखिए बच्चों। साइली कह रही है कि ये झगड़े तो मम्मा और डैडी के बीच में है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके झगड़ों की वजह से जो इनकी पनिशमेंट है वो किसी तीसरे को मिल रही है, और वो मैं हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। साइली क्या बता रही है कि जब भी स्कूल में या कहीं भी कोई भी ऊंची आवाज़ में बात करता है तो उसे ऐसा फील होता है कि जैसे मम्मी और पापा झगड़ा कर रहे हो। Sometimes, even in the midst of silence, mama screams came piercing through my ears. देखिए साइली के दिमाग में इतना झगड़ा उनके माँ बाप का बैठ चुका है कि साइली जब साइलेंट सिचुएशन में भी होती है, जब बिल्कुल शोर नहीं हो रहा होता है, खामोशी में भी होती है, तभी भी उसके कानों में उसकी मम्मा की चीखने चिल्लाने की आवाज़ गूंज रही होती है। एंड वेन एवर आई हर्ड मम्माज हाई पिच्ड येल्स, और जभी भी साइली को उसकी मम्मा की चीखने चिल्लाने की तेज़ तेज़ आवाज़ें आती है, माई लेग्स क्यूवर्ड, उसके जो साइली के लेग्स है वो कपकपाने लगते हैं। ओके, हिलने लगते हैं, कांपने लगते हैं। वन डे, एक दिन, आई वॉज कमिंग डाउन द स्कूल स्टेयर्स, जो साइली है वो स्कूल की सीढ़ियों से उतर रही थी। समबडी फ्रॉम द टॉप गेव अ फ्रेंटिक स्क्रीम, लेकिन अचानक से क्या हुआ, किसी ने ऊपर से एक बहुत ही एक्सट्रीम फियर, यानी कि एक बहुत ही दिल दहला देने वाली डरावनी सी स्क्रीम निकाली, चीख निकाली। आई फेल एंड केम ट्रेम्बलिंग डाउन अबाउट 7 स्टेप्स, और वो सुनते ही जो साइली है वो 7 सीढ़ियों से नीचे गिर गई। माई एल्बोज एंड नीज वर बेडली ब्रूज्ड, और जो उसके एल्बोज थी और जो नीज थे, यानी जो उसकी कोहनी थी और जो उसके घुटने थे, वो क्या हो गए, बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गए। ब्रूज्ड यानी इंजर्ड। माई न्यू फ्रॉक वॉज टोर्न एट द सीम्स, और जो जो न्यू फ्रॉक पहना था साइली ने वो भी पूरा फट गया। टोन यानी फटना, सीम्स यानी जो भी जॉइंट होते हैं, जो उसकी सिलाई होती है, वो पूरी फट गई। वैन आई रिच्ड होम, और जब मैं घर गई, मम्मा शाउटेड, मम्मी ने मुझे चिल्लाया, आई एम सिक ऑफ यू, मैं तो तुमसे थक गई हूँ, मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ। वैन विल यू स्टॉप मेकिंग मी पे थ्रू माई नोज फॉर सच एक्स्ट्रा वेगेंट लॉसेस, कब तुम ये सब खर्चे करवाना बंद करोगी? हाँ, ऐसा साइली की मम्मी साइली को कहने लगी। एक्स्ट्रावेगेंट यानी बहुत ज़्यादा महंगे खर्चे। तो साइली की मम्मा कह रही है कि तुम कब सुधरोगी, मैं तुमसे थक गई हूँ, कब तुम मुझसे ये खर्चे, ये महंगे खर्चे करवाना बंद करोगी? मदर सीज्ड मी बाय द आर्म, gave me a good jerk and seated me on the bed. मम्मा ने क्या किया? मम्मा ने साइली को अपने साथ लिया और उसे बेड पर ले गई। शी फेच्ड एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड अप्लाइड इट टू माई एल्बो एंड नीज। अब उसने क्या किया? उसकी मम्मा ने एंटीसेप्टिक लोशन लिया और जहाँ जहाँ साइली को चोट लगी थी वहाँ पर अप्लाई किया। बट डिड नॉट हग मी, लेकिन मुझे गले से नहीं लगाया। विद इन मी लिंजर्ड एंड yearning that she would hold me and console me. इस लाइन में बताया गया है कि जो साइली है, उसकी जो मम्मा है, उसने उसे मेडिसिन वगैरह तो दी, बट उससे प्यार नहीं किया। तो लिंजर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स पीछे रह जाना, ओके, ठहर जाना। और yearning का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए दिल का तरस जाना, उस फीलिंग को हम कहते हैं yearning, यानी दिल कर रहा है कि वो चीज़ हो। ओके, दिल का तरसना, इस चीज़ को बोलते हैं yearning।
कंसोल करना यानी कंफर्ट देना। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जब उसकी मम्मा उसे एंटीसेप्टिक वगैरह लगा रही थी, तब साइली का दिल ये चाहा कि काश उसकी मम्मा उसे प्यार करे, ओके, उसे कंफर्ट दे। बट उसकी मम्मा ने उसे हग भी नहीं किया। इवन शी हैड गिवन मी जस्ट अ सिंपैथेटिक पैट, माई स्मार्टिंग लिप्स वुड हैव बीन सूद। अब वो कह रही है कि मम्मा ने मुझे भले ही हग ना किया हो, भले ही मुझसे गले ना मिली हो, बट मम्मा ने मुझे जो हल्की सी एक थपथपाहट दी मेरी पीठ पर, उससे ही, सिर्फ उतनी सी ही मेरी जो पेनफुल, जो मेरे लिम्स थे यानी जो मेरे हाथ पैर थे, वो जो पेनफुल, जो उसमें पेन हो रहा था, वो पेन कम हो गया। माई यंगर ब्रदर वॉज क्लोज बाय। मेरा जो भाई है वो पास में ही बैठा था। एज ममा वॉकड अवे टू द किचन ही केम एंड सेट बिसाइड मी। जैसे ही ममा किचन में गई, मेरा भाई मेरे बाजू में आके बैठ गया। ही प्लेस्ड हिज लिटिल हैंड ऑन माई आर्म एंड विस्पर्ड। उसने क्या किया, अपना छोटा सा हाथ मेरे आर्म्स पर रखा, मेरे बाजू पर रखा और मुझे धीरे से कहने लगा, आर यू इन ग्रेट पेन? क्या तुमको बहुत दर्द हो रहा है? आई हग्ड हिम टाइट एंड स्टार्टेड क्राइंग अगेन। मैं उसे पकड़कर मैंने उसे कस के गले लगाया और बहुत रोने लगी। आई यूज टू वॉक क्वाइट कॉशियसली येट आई वुड ऑफन स्टम्बल। वो कह रही है कि मैं भले ही बहुत ध्यान से क्यों ना चलूं, मगर मैं कांपने लगती हूँ। वन डे द क्लास मॉनिटरेस अनाउंस्ड। एक दिन उनकी क्लास के मॉनिटर ने अनाउंस्ड किया, विल कॉल हर स्लिपरी, कि हम उसे स्लिपरी कह के बुलाएंगे। किसे? साइली को। अदर्स स्लिप ऑन वेट ग्राउंड, साइली मैनेजेस टू स्लीप इवन ऑन ड्राई लैंड। एक दिन उनकी क्लास की मॉनिटर्स ने साइली का मजाक बनाते हुए कहा कि अब से हम सब साइली को क्या बुलाएंगे? स्लिपरी। क्यों? क्योंकि लोग तो गीली ज़मीन पर स्लीप होते हैं, लेकिन जो साइली है ये तो सूखी ज़मीन पर भी स्लीप हो जाती है। दैट प्रोवाइडेड द अदर गर्ल्स ऑफ द क्लास न्यू स्कोप फॉर फन। और ये एक नया टॉपिक मिल गया था उनकी उसकी क्लासमेट को, जो बाकी गर्ल्स थी उनको, कि वो साइली का मजाक बनाए। दे टीज मी विद द न्यू टाइटल एवरी डे। अब वो हर दिन एक नए नए नाम से साइली को चिढ़ाने लगे। सून अ वर्स वॉज composed इन माई ऑनर। अब बहुत जल्दी एक पूरी वर्स बन गई, एक पूरा हम कहेंगे एक स्टेंजा बन गया साइली को चिढ़ाने के लिए। स्लिपरी स्लिपरी स्लीपिंग विदाउट मक, आस्क हर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, नो आंसर इज योर लक। ये वो लाइंस थी जो उसकी क्लासमेट्स ने बनाए थे स्लिपरी के, कि वो उसे चिढ़ा सके। तो इसका मतलब है स्लीपिंग विदाउट मक, यानी बिना मिट्टी, बिना कोई चिकनाहट के स्लिप हो जाती है। आस्क हर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, अगर उससे बहुत आसान सवाल भी पूछे, नो आंसर इज योर लक, लेकिन उसकी किस्मत में जवाब देना नहीं होता। आई लिव्ड इन परपीचुअल फियर ऑफ एवरी वन द गर्ल्स। अब साइली कह रही है कि मैं उन लड़कियों के खौफ में ही जी रही हूँ। द टीचर्स, द यंग एंड द ओल्ड, और हर किसी का खौफ, उन गर्ल्स का, जो टीचर्स का, यंग लोगों का और ओल्ड लोगों का। वेन आई वॉज इन क्लास, जब मैं क्लास में रहती हूँ, आई डेड नॉट मूव आउट, एंड वेन आई वॉज आउटसाइड आई वॉज अफ्रेड ऑफ री एंटरिंग द क्लास। साइली कह रही है कि जब मैं क्लास के बाहर रहती हूँ तब मुझे अंदर आने से डर लगता है, और जब मैं अंदर रहती हूँ तब मुझे बाहर जाने से डर लगता है। नॉर कुड आई मस्टर द करेज टू स्पीक टू एनी वन, और मैं इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाती कि मैं किसी से बात कर लूँ। करेज यानी हिम्मत, मस्टर यानी हिम्मत जमा करना, हिम्मत जुटाना। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसी का पार्ट 2। द बेल हैड ऑलरेडी रंग व्हेन आई रिच द स्कूल। अब क्या हुआ, एक दिन जो स्कूल बेल थी वो ऑलरेडी बज चुकी थी जब साइली स्कूल पहुंची। तो द टीचर वॉज इन द क्लासरूम, और टीचर क्लासरूम में बैठे थे, इसका मतलब साइली लेट हो गई थी। आई सॉट परमिशन टू एंटर। साइली ने परमिशन लिया एंटर होने के लिए। द टीचर वोर अ फ्राउन ऑन हर फेस। टीचर ने अपने फेस पर एक
फ्राउन पहना था, यानी उनके जो फेस है उनके फेस पर एक झुर्री आई हुई थी। आप कह सकते हैं उन्होंने अपने फेस को फ्राउन किया हुआ था। ओके, बट शी लेट मी एंटर एंड टोल्ड मी टू सी हर इन द टीचर्स रूम। लेकिन उस टीचर ने क्या किया, उसे क्लास के अंदर आने दिया और कहने लगी कि तुम मुझसे टीचर्स रूम में मिलो आफ्टर द क्लास। हर टोन वॉज नॉट ऑफ अनॉयंस और एंगर। तो जो टीचर की टोन थी, जो बात करने का तरीका था, वो गुस्सीला नहीं था। येट एन अननोन फियर मेड मी नर्वस। लेकिन फिर भी जब टीचर ने उसे क्लासरूम में क्लास ख़त्म होने के बाद मिलने के लिए कहा, तो अ, साइली को हल्का सा खौफ होने लगा और नर्वसनेस होने लगी कि पता नहीं क्या बात होगी। रीअश्योरिंग माई सेल्फ दैट शी वॉज अ काइंड हार्टेड टीचर एंड वुड नॉट पनिश मी, आई रिच द टीचर्स रूम विथ हेसिटेंट स्टेप्स। अब साइली ने अपनी थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाई, ये समझकर कि नहीं, ये अच्छी टीचर है, इनका दिल बड़ा साफ है, ये मुझे पनिशमेंट नहीं देगी। साइली ये सब सोचते सोचते कहाँ चली गई, टीचर्स रूम में, अपने हेजिडेंट स्टेप्स यानी अपने घबराते हुए कदमों के साथ। द टीचर ग्रीटेड मी विथ अ स्माइल। टीचर ने कैसे ग्रीट किया, एक मुस्कुराहट से, एंड आस्क मी टू सिट बाय हर साइड, और कहने लगी कि आओ तुम मेरे पास बैठो। हर टेंडर टोन टर्न्ड माई साइज इनटू सोब्स। साइली कह रही है कि उस टीचर की टेंडर टोन यानी हल्की सी आवाज़ ने जो साइज, साइज यानी किसे कहते हैं हम, हमारी जो फियरफुल यानी नर्वसनेस जो हमारी होती है उसे साई कहते हैं, और सोब्स यानी रोना। तो साइली कह रही है कि जैसे ही टीचर ने एकदम नरम आवाज़ में उससे बात किया, तो जो तमाम साइली का जो खौफ था, उसकी नर्वसनेस थी, वो आंसू में बदल गई और साइली बहुत ज़्यादा रोने लगी। शी पुल्ड हर चेयर क्लोज टू माइन एंड पेटिंग मी ऑन द हेड। टीचर क्या करने लगी, उसकी चेयर को अपने करीब किया और साइली के सर पर पैट करने लगी और कहने लगी उसकी टीचर, व्हाट मेक्स यू क्राई माई चाइल्ड। क्यों तुम्हें रोना आ रहा है बच्चे। आई हैव नॉट सेड अ वर्ड टू यू। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा तुम्हें। आफ्टर अ ब्रीफ पॉज शी कंटिन्यूड। और बहुत देर रुकने के बाद वो बोलना चालू की। टेल मी वॉट योर ट्रबल इज। बताओ क्या परेशानी है तुम्हें। कन्फाइड इन मी। मुझे अपना राज बताओ। फॉर एम आई नॉट लाइक अ सिस्टर टू यू। क्या मैं तुम्हारी बहन जैसी नहीं हूँ, ऐसा टीचर ने कहा। अ रेयर थ्रिल रैन थ्रू माई इंटायर फ्रेम। अब साइली कह रही है कि एक बहुत ही अलग सी फीलिंग मेरे पूरे बॉडी में घूम रही थी। फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट आई शुड क्लिंग टू हर एंड क्राई एंड क्राई एंड क्राई। साइली को ऐसा लगा कि मुझे इनसे चिपक कर बस रोना चाहिए। ऑफ कोर्स आई डिड नॉट डू सो। ऑफ कोर्स मैंने ऐसा नहीं किया। बट आई केप्ट गेजिंग एट हर विथ टीयरफुल आईज। लेकिन मैं उसे अपनी आंसू भरी नज़रों से देख रही थी। टेंडरली टीचर कंटिन्यूड, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीदी। टीचर ने पूछा कि क्या तुम्हें दीदी का मतलब पता है। इट मीन्स एल्डर सिस्टर्स, बड़ी बहन। वॉन्ट यू टेल योर सिस्टर योर ट्रबल्स। तो क्या तुम अपनी बहन को अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बताओगी। एमिड सोब्स आई सेड, द गर्ल्स कीप टीजिंग मी। आंसू पोंछते हुए साइली ने कहा कि जो क्लास की गर्ल्स है वो मुझे चिढ़ाती रहती है। शी लाफ्ड, वाई आर यू स्कैर्ड ऑफ देम। टीचर ने कहा कि तुम उनसे क्यों डरती हो। इफ़ यू क्राई लाइक दिस दे विल पेस्टर यू ऑल द मोर। अब वो कह रहे हैं टीचर कि अगर तुम उनसे डरती रहोगी और इसी तरीके से रोती रहोगी तो वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे बल्कि और चिढ़ाएंगे। सो इग्नोर दैम, इग्नोर करो। हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड कौन है। आई शुक माई हेड एंड टीचर स्माइल। मैं साइली कह रही है कि मैंने अपना सर हिलाया और टीचर मुस्कुरा उठी। इट सीम्ड द टीचर हैड पोर्ड हर स्माइल इन टू माई आईज। ऐसा लग रहा था कि टीचर ने अपनी तमाम मुस्कान मेरी आंखों में डाल दी है। लाइक टू बी माई फ्रेंड, शी सेड। उसने कहा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। द बेल रैंग, और अचानक से घंटी बज गई। शी रोज विद अ टेंडर पैट ऑन माई बैक। शी सेड, लिसन, यू वेर अ सिस्टर ऑल राइट, नाउ यू आर अ फ्रेंड टू।
अब टीचर जैसे ही बेल रिंग हुई, टीचर को जाना पड़ा, मगर टीचर ने एक हल्का सा पैट दिया साइली की पीठ पर और कहने लगी, सुनो, तुम मेरी बहन हो, ठीक है, और एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हो। बट आई लाइक माई फ्रेंड्स टू बी ब्रेव, लेकिन मुझे मेरे बहादुर दोस्त पसंद है। यू हैव गॉट टू ट्राई टू बी ब्रेव, तुम्हें बहादुर बनने की कोशिश करना चाहिए। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रेस्ट एश्योर्ड माई लिटिल पेल, नाउ राइज एंड होप ऑफ टू योर क्लास, चलो अब उठो और जल्दी से अपने क्लास में जाओ। एक्साइटमेंट मेड माई फेस फ्लश, इस एक्साइटमेंट ने, इस फीलिंग ने जो साइली का फेस है वो पूरा खुशी से भर दिया। रेड हॉट टू द ईयर टिप्स, पूरा कान तक का उसका फेस रेड हो गया था। नेवर बिफोर हैड एनी वन लेविश्ड लव ऑन मी, साइली कह रही है कि इतना ज़्यादा प्यार तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। Thus, and here was my teacher who had spontaneously accepted me as a sister. वो कह रही है, और अभी मेरी टीचर ने मुझे अपनी बहन जैसी मान लिया, और फ्रेंड, एक फ्रेंड जैसी भी। आई वॉज बियॉन्ड माई सेल्फ विद जॉय, वो कह रही है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रही हूँ। आई वॉन्टेड टू चकल, टू बर्स्ट इन टू नियर हिस्टोरिकल लाफ्टर। ये एक थोड़ी पोइटिक लाइन है, इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ हंसी में, जो साइली है वो ये कह रही है कि मैं सिर्फ हंसना नहीं चाहती, मैं उस हंसी की आग में जलना चाहती हूँ जो यादों में अमर हो जाए। यानी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ तो उसे वो मोमेंट हमेशा के लिए चाहिए था। ओके, वो उस मोमेंट को याद करके खुश हो रही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसी पल में जी लूँ। ऑन विंग्ड फीट आई रैन टू माई क्लास, और वो तेज़ी से अपनी क्लास की तरफ चल दी। सून आई वॉज लॉस्ट इन अ रेयर रिवेरी, अब जल्दी से क्या हुआ, वो अपने ख्वाबों की कैसे नींद में सो गई। आई फॉरगॉट दैट आई वॉज सिटिंग इन अ क्लास, और वो भूल गई कि वो अपनी क्लास में बैठी है ऑफ वाइल्ड गर्ल्स, एक जंगली लड़कियों की। उस प्राइम पास टाइम वॉज टीजिंग मी, जिनका पहला काम ही ये होता है कि वो साइली का मजाक उड़ाए। ड्यूरिंग द ब्रेक द वाटर बॉटल दैट आई वॉज ड्रिंकिंग फ्रॉम फेल ऑन मी, थोड़ी देर बाद ब्रेक के वक्त क्या हुआ, जो वाटर बॉटल जिससे साइली पानी पीती थी वो उसके ऊपर गिरी। एंड आई गॉट फुल्ली ड्रेंच्ड, और साइली पूरी भीग गई। राइट इन फ्रंट स्टूड माया एंड चंदा, और जैसी ही साइली की आँख खुली उसने क्या देखा, उसके जस्ट सामने कौन खड़ा है, माया और चंदा। लाफिंग अवे टू देयर हार्ट्स कंटेंट, और वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। चंदा टीज फ्रॉम द स्लिपरी हैंड्स ऑफ स्लिपरी बॉटल वैंड स्लिप, अब ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं साइली का कि जो स्लिपरी हैंड्स थे, यानी जो स्लिप होने वाले हाथों से स्लिपरी के ऊपर एक बॉटल स्लिप हो गई, स्लिप स्लिप करके वो लोग उसे चिढ़ा रहे हैं। एंड नाउ लेट्स वॉच द फन, सेड वीना, वीना कहने लगी चलो अब तो मज़ा आएगा। आई वॉज स्क्वीजिंग द वाटर आउट ऑफ माई वेट फ्रॉग, अब चूँकि जो साइली थी वो पूरी भीग गई थी, तो साइली अपने फ्रॉक को निचोड़ रही थी ताकि उसमें से पानी बहे, और उसका फ्रॉक गीला हो गया था। रिमेंबरिंग द टीचर्स वर्ड आई टर्न माई बैक टू देम एंड इग्नोर देम कम्प्लीटली, साइली ने अपनी टीचर्स के वर्ड्स को याद किया, और जैसा उसकी टीचर ने कहा था कि उन्हें इग्नोर करो, साइली ने बिल्कुल वैसा ही किया, उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। दे वेर नॉन प्लस्ड एंड वेंट अवे, क्या हुआ, वो लोग कंफ्यूज हो गए और वहाँ से चले गए। आई सेंस्ड अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, अब ये करने के बाद साइली को एक जीत का एहसास हुआ। बिफोर द स्कूल क्लोज फॉर द डे द टीचर केम टू द क्लासरूम अगेन एंड सेड टू मी, और उसी दिन स्कूल बंद होने से पहले वही सेम टीचर क्लासरूम में आए और साइली से कहने लगे, फ्रॉम टुडे यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम ब्रिंगिंग द रजिस्टर चॉक एंड डस्टर एवरी मॉर्निंग। टीचर ने साइली को एक टास्क दिया कि आज से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम क्लास में डेली रजिस्टर चॉक डस्टर हर सुबह लेकर आओगी। कम टेक दिस की, कैरी दिस नोटबुक्स टू द टीचर्स रूम, काउंट दैम एंड कीप दैम इन माई ड्रॉवर।
अब जो टीचर है वो साइली को टास्क देने लगी कि चलो मेरे साथ, ये कीज़ लो, ये नोटबुक्स लो, इनको टीचर्स रूम में रखो, तुम ये बुक्स को काउंट करो और मेरे ड्रॉवर में डाल दो। आस्क द पियोन टू शो यू माई ड्रॉवर। चलो पियोन को बोलो कि वो तुम्हें मेरा ड्रॉवर दिखाए। माई अदरवाइज ट्रेम्बलिंग लेग्स वर नाउ फिल्ड विथ सम मिराक्यूलस स्ट्रेंथ। अब साइली कह रही है कि जो मेरे कपकपाते से पैर थे, अब उनके अंदर एक जादुई शक्ति आ गई थी। आई रश्ड एंथुसियास्टिकली एंड completed द असाइन जॉब इन अ जिफी। साइली कह रही है कि जो मुझे जो भी काम मिले थे, मैंने उन्हें कैसा किया, बिल्कुल दिल लगा कर के, एंथुसियास्टिकली यानी बहुत एक्टिव होकर किया, और मेरे सारे काम मैंने बिल्कुल देर किए ख़त्म कर दिए, मतलब बिना टाइम ज़्यादा देर लगाए मैंने फटाफट से अपने तमाम काम ख़त्म कर लिए। When I placed the key on the teacher's table, she looked at me and smiled. जैसे ही मैंने सब काम ख़त्म करके जो की थी वो टीचर के टेबल पर रखी, तो टीचर ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। आई स्माइल्ड बैक। मैंने भी मुस्कुराकर उन्हें देखा। आई वॉज thrilled फ्रॉम टॉप टू टो। आई फेल्ट माई लिटिल हार्ट इन्फ्लेट विथ प्राइड। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो मेरा छोटा सा दिल है उसके अंदर बहुत गर्व भर चुका है। आई फाउंड नो ऑकवर्डनेस इन मूविंग अबाउट इन माई स्टिल वेट फ्रॉक। और मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था मेरे उस गीले फ्रॉक को पहनकर घूमने में। नॉर वॉज देयर एनी ट्रेस ऑफ फियर वाइल रिटर्निंग होम। ना ही जब मैं घर लौट रही थी तब मेरे चेहरे पर कोई खौफ के असरात थे। अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बाय पोपटी हीरानंदानी। तो फ्रेंड्स, आप बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आपको हमारे एक्सप्लेनेशंस में अगर कोई चीज़ नहीं समझी हो तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने मिस स्लीपरी चैप्टर के दोनों पार्ट कवर कर लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और आपको हमारे एक्सप्लेनेशंस और हमारी वीडियोस कैसी लगती है ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।